चलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, जय श्री कृष्णा। बहुत टाइम बाद वापस आए हैं यार। थोड़ा सा सेहत का प्रॉब्लम चल रहा था तो इसलिए मैं थोड़ा गायब हो गया था। और मैं अभी वापस आ गया हूँ एकदम गॉगल शॉगल एंड ऑल। बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हम लोग ने पिछला, मैं नहीं बताऊंगा क्या किया था हमने, क्योंकि इसको मैं गुप्त रखना चाह रहा हूँ। जो भी हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था उसके बाद हम आज एक नए टॉपिक पे आ रहे हैं। पिछले टॉपिक के 2 सेशंस बाकी है, वो मैं सेशंस अलग से लेने वाला हूँ। वो मैं आपको, जब तक आपके पास ये लेक्चर पहुंचेगा ना, वो खत्म भी हो चुका होगा, पता है। उसको मैं साइड बाय साइड लेके खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ एक गैप के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आई लाइक टू कुछ नया लेते हैं। तो अरे देखो मेरे मस्त मस्त दो नैन, मेरे दिल का ले गए चैन। मैं आता हूँ उधर ना, फिर अपन स्टार्ट। अच्छा, हम शुरू क्या करने वाले हैं? हम शुरू करने वाले कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट क्या होता है? कॉस्ट शीट एक तरह की शीट होती है जिसके अंदर एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकाली जाती है। और वो टोटल कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे देखेंगे यार। एक प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट में मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लो मैं एक पेन बनाने की बात कर रहा हूं। ये पेन बनाने के लिए इसकी टोटल कॉस्ट के अंदर, मान लो मैं इसे 5 रुपए में बेच रहा हूं या 10 रुपए में। 2000 का है ये, सॉरी ये 6000 वाला है, सैमसंग का है, ये उसका है ना। बट ये मान लो कि अपन वो 5-10 रुपए वाला पेन है। मान लो 10 रुपए में मैं इसको बेच रहा हूं, तो टोटल कॉस्ट कितनी है इसकी? मान लो इसकी टोटल कॉस्ट 7 रुपए है। तो टोटल कॉस्ट और सेल्स का जो डिफरेंस होगा वो मेरा प्रॉफिट अमाउंट होगा। इतना तो आप समझ लो। अरे भाई, अगर 10 रुपए में बेच रहा हूं, 7 रुपए की टोटल कॉस्ट है, तो 3 रुपए मेरा प्रॉफिट होगा। अब किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर मैं जाकर ये चेक करने वाला हूं कि यार ये प्रॉफिट बराबर है कि नहीं, तो मुझे टोटल कॉस्ट कंप्यूट करना समझना पड़ेगा। या फिर मैं चाहता हूं कि मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है ये ज्ञान चाहिए मेरे को। अरे मेरी खुद की फैक्ट्री है यार पेन की। मान लो मेरी पेन की फैक्ट्री है, और मैं ये चाहता हूं कि भाई मुझे पेन का प्रोडक्शन करके बेचने में प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो सेल प्राइस तो मेरे पास होगी, बाजार में कितने में बिक रहा है? 10 रुपए में बिक रहा है भाई। अब मुझे इसकी टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। टोटल कॉस्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। और वो कॉस्ट शीट कैसे बनती है उसको अपन आज सीखने वाला। अच्छा, प्रैक्टिकली सोचो, इस पेन को बनाने में क्या क्या लगा होगा? इस पेन को बनाने में लगा होगा प्लास्टिक, इसके अंदर रीफिल, उसका नेम, इसका ढक्कन जो कैप होती है, इंक जो उसके अंदर डाली जाती है, ये मटेरियल लगा होगा। इसको बनाने के लिए रमेश भाई, सुरेश भाई बैठ के इसको पेन को फिक्स कर रहे होंगे फैक्ट्री के अंदर। तो फैक्ट्री का रेंट भी लगा होगा। मशीन से बनाया क्या? हाँ, मशीन से बनाया भाई। तो उसका ग्रीस वगैरह वो कौन देगा? तेल पानी का खर्चा, मशीन का डेप्रिसिएशन, तमाम तरह के खर्चे आने के बाद जाकर प्रोडक्शन से निकला। और जहां फैक्ट्री से निकला तो निकलते ही बेच गया नहीं। फिर हमने अकाउंटेंट बैठा रखा था ऑफिस में, उसकी सैलरी नहीं भाई, हिसाब करना पड़ेगा ना। एक पेन बनाने थोड़ी बैठे हम लोग, वो बहुत भारी खिलाड़ी है रे। अपन 1-1 लाख 10-10 लाख पेन एक साथ बनाता रे बाबा। अभी 10 लाख पेन बनाएंगा तो उसका हिसाब लगने के लिए अकाउंटेंट तो रहेगा ना। और 10 लाख पेन साला चोरी भी हो सकता है, तो एक गार्ड भी बैठा के रखेंगे उधर। हाँ, तो ये सारी चीजों का, गार्ड का सैलरी हो गया, अकाउंटेंट का सैलरी हो गया, स्टोर कीपर का सैलरी हो गया, मशीन के खर्चे हो गए, ऑयलिंग ग्रीसिंग ये वो सब, फैक्ट्री जहां पर है उसका रेंट हो गया, ऑफिस जहां पे अकाउंटेंट बैठा है उसका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल, एसी लगा के रखा मजे में वो लोग अकाउंटिंग भाई, सिस्टम कंप्यूटर, इसका दीपू। दीपू क्या होता है? डेप्रिसिएशन। ओ भाई, लागत में सारी चीजें शामिल आ रही है कि नहीं हो रही? और फिर ऑफिस में से पेन बिकता है क्या? नहीं, ये तो जाता है फिर शोरूम पे या गोदाम में, तो गोदाम का किराया। फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव दुकान दुकान घूमता है कि हमारा पेन लो ना, मजा आएगा, लिखोगे तो लिखते लिखते लव हो जाएगा। लव तो तुमको लव करना है ना, लव लव कर। इफ यू वांट टू डू लव कर, तो फिर आपको क्या करने का? हमारा पेन खरीदना। तो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव घूमेंगे, उनका सैलरी आएगा, हम ब्रोशर बना के बाजार में देंगे, लिखते लिखते लव हो जाए ये वाला पेन। यानी कि एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस, तमाम तरह के खर्चे होने के बाद ये पेन बाजार में पहुंचेगा। और फिर इसको हम क्या करेंगे? सेल के लिए बाजार में रखेंगे, तो जाके हमारा काम बनेगा। और वो सारी कॉस्टिंग को हम उठाकर एक शीट के अंदर लिखेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट शीट।
हर स्तर पे, हर लेवल पे उस कॉस्ट का कुछ तो नाम होगा, वो नाम हमें आज ज्ञान दे। कुछ भी नहीं है, सीधी सी बात है। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो लगने वाली टोटल कॉस्ट होती है, उस टोटल कॉस्ट को सिलसिलेवार एक कागज पर उतार देना कॉस्ट शीट कहलाती है। इसमें क्या पहले क्या बाद में क्या कंटेंट्स आते हैं, वो कंटेंट्स आप एक बार जान गए भाई साहब, कॉस्ट शीट का क्वेश्चन कम से कम 16 मार्क्स का, सॉरी कॉस्ट शीट कम से कम 16 मार्क का पोर्शन है, जिसमें से इसका क्वेश्चन कम से कम 4 मार्क का आता है। एक 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 का आता है, और बाकी ऑब्जेक्टिव में 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। तो आप बिल्कुल ये पकड़ के चलो कि ये एकदम लॉटरी टॉपिक होगा। अगर आपने इसका फॉर्मेट समझ लिया, पिक्चर क्लियर है बॉस, पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर है। तो अपन अब आते हैं शीट के साथ यहां पर। चलो अब ये निकल जाएगा जी हमारा डॉलर, और अब सुंदर यस बॉस। तो कॉस्ट शीट का स्टेटमेंट बनाने के लिए ना, अच्छा आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा वाला अपन वो बनाते हैं ना फॉर्मेट, ऐसा बना लो। पेज के यहां से लेकर पेज की साइड तक आप ऐसा एक स्टेटमेंट बना लो। ऊपर लिख दो कॉस्ट शीट, ऊपर लिख लो कॉस्ट शीट। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी थोड़ा सा पहले मैं और थोड़ा टाइम पास कर लेता हूं। देखो अपने को पता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई भी कॉस्ट लगती है यार। फैक्ट्री में या फैक्ट्री क्यों कर रहे हैं अपन, सिर्फ फैक्ट्री में कॉस्ट लगती है क्या? तमाम जगह, ऑफिस में भी लग रही है, शोरूम पे भी लग रही है, गोदाम पे भी लग रही है, लेकिन हमारे दिमाग में क्या आता है, फैक्ट्री में जो लगता है भाई। ओके, तो कोई भी कॉस्ट को है जो हम डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं कि भैया ये कॉस्टिंग जो लगती है, ये डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट 2 तरह की होती है। जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्शन होता है, और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है ये डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन नहीं होता है। तो आइदर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन होगा और डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं होगा, डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग होगा या डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा। उसको अपन बाइफरकेट करेंगे और फिर हम कॉस्ट शीट को शुरुआत करें। पहले उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाओ, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठ जाओ भाई। नया टॉपिक चालू किया है अपन ने, बिल्कुल सोचना, मतलब दिमाग में लोड लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं आपके साथ बैठ गया हूं फिर से एक बार। हाँ, किसी बच्चे का कहना है साहब क्या हो गया था, क्या हो गया था, मैं क्या बताऊं आपको। मेरे को पहले से अटैक आ गया था लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड मेरा खून एकदम, बस जिंदगी का मजा आ रहा था। बट अभी देखो आई एम स्ट्रॉन्ग 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 इनफ, अब आई एम गुड ओके। चलो मैं अभी एक्सपेंसेस को ना 2 टुकड़ों में अगर मैं बांट दूं, जो अपन ने पहले भी देखा, अपन एक्सपेंसेस को, ये मैं टॉपिक यहां डाल रहा हूं कॉस्ट शीट, और यहां पर अपन ने एक्सपेंसेस जो होते हैं या कॉस्ट होती है उसको 2 टुकड़ों में अपन ने बांटा था। यहां तो कॉस्ट होगी डायरेक्ट कॉस्ट या फिर होगी इनडायरेक्ट कॉस्ट, या तो होगी डायरेक्ट कॉस्ट या होगी इनडायरेक्ट कॉस्ट। हैंडराइटिंग थोड़ी सी विचलित हो सकती है क्योंकि अभी अभी मैं थोड़ा बीमारी से बाहर आया हूं। तो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीजें होंगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस या एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट में क्या होगा, सब कुछ इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या, ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन होंगे, ये डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाएंगे। बाकी सारी कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी, बाकी सारी कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे अपन क्या बना रहे थे, पेन बना रहे थे, अपन पेन बना रहे थे, तो अपन क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेन,
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेन, पेन बना रहे हैं तो डायरेक्ट मटेरियल में क्या आ गया, उसका प्लास्टिक आ गया, उसकी इंक आ गई, प्लास्टिक आ गया, उसकी इंक आ गई। डायरेक्ट लेबर जो वो पेन को फिक्स करने में लगे हुए हैं, रमेश सुरेश। डायरेक्ट ओवरहेड्स, उसके ऊपर खर्चे। भाई मान लो हमने पेन बनाया, पेन के ऊपर छपवा रहे हैं अपन, प्रिंट करवा रहे हैं, पम्मी भाई पेन का नाम क्या रखा हमने, पम्मी भाई अपने नाम से पेन बेचेंगे जी, तो मैंने उस पर प्रिंट करवाया, प्रिंटिंग ऑन पेन। ये क्या हो गया, आपके अदर एक्सपेंसेस हो गए। इसमें क्या नजर आ रहा है, इसमें साफ नजर आ रहा है कि पेन को बनाने से संबंधित डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग है। ये सब क्या है भैया, डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग हैं, ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग है, वो कहां चले जा रहे हैं भैया, वो आपके चले जा रहे हैं किधर, इधर। क्या नाम था तेरा है भाई, दिख जा भाई, ये डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर विच आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। बात समझ में आ रही है? अब जैसे मान लो कि ऐसे खर्चे जो पेन के प्रोडक्शन से संबंधित तो हैं लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्शन से संबंधित नहीं है, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, प्रोडक्शन हो चाहे ना हो भाड़ा तो देना ही है, तो इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग। नंबर टू, गार्ड का सैलरी, भाई जैसे इनडायरेक्ट लेबर की बात करें तो गार्ड का सैलरी, अकाउंटेंट का सैलरी, सुपरवाइजर का सैलरी या मैनेजर का सैलरी या डायरेक्टर का सैलरी या रिम्यूनरेशन, ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, ये इनडायरेक्ट लेबर में आ रहे हैं। इनडायरेक्ट ओवरहेड्स की बात करें या ऊपर के, अच्छा इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल में जैसे मान लो क्या आ गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का सामान। अरे भाई अकाउंटेंट ऑफिस में बैठेगा तो वहां पे उसको कैलकुलेटर चाहिए, मटेरियल तो है, उसको पुस्तकें चाहिए, किताबें चाहिए, किसमें वो खाते बनाएगा, मटेरियल तो है। जब गोदाम में पहुंचोगे, माल बेचने आओगे तो ब्रोशर बनाओगे, विज्ञापन निकालोगे, पैम्फलेट छापोगे, ये सब क्या है, मटेरियल तो है। लेकिन ये डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग है क्या, नहीं। क्या ये पेन को बेचने के लिए, बिल्कुल पेन की कॉस्ट में शामिल होगा, लेकिन क्या ये मैन्युफैक्चरिंग से, उसको बनाने से डायरेक्ट संबंधित है, तो जवाब है नहीं। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। इनडायरेक्ट मटेरियल तो स्टेशनरी आ गया, इसके एडवर्टीजमेंट के लिए पैम्फलेट्स आ गए, ब्रोशर्स आ गए, ईटीसी, ये मटेरियल हो गया। लेबर में गार्ड की सैलरी, अकाउंटेंट की सैलरी, मैनेजर, डायरेक्टर, इन लोग की सैलरी आ गई, लेबर। ये क्या, एक बात बताओ, जो गार्ड दरवाजे के बाहर बैठा है क्या वो प्रोडक्शन कर रहा है, नहीं। लेकिन वो नहीं होगा तो पेन चोरी हो जाएंगे, उसको अपन ने बैठा के रखा है, तो उसको बैठा के रखा है तो उसको भाई कुछ तो पैसा देंगे, और वो पैसा देंगे तो पेन मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है, संबंधित है लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग नहीं। आपको मेरी बात पकड़ में आ रही है? ओके, तो ये इनडायरेक्ट लेबर हो गया। ओवरहेड्स की बात करें तो ओवरहेड्स में ये आ गया आपका फैक्ट्री रेंट, खर्चे, ऑफिस रेंट, बिजली का बिल, इंटरनेट अगर है तो वो उसका बिल, ईटीसी। ऑफिस में जितने खर्चे होते हैं सब इधर आ गए। ऑफिस में जितने भी खर्चे होते हैं सारे खर्चे, वेयर हाउस में जितने भी खर्चे होते हैं सारे खर्चे मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित नहीं होते हैं। फैक्ट्री में जो खर्चे होते हैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित होता है, कुछ नहीं होता है। और जो डायरेक्टली संबंधित होंगे मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोडक्शन उस पर्टिकुलर पेन के बनाने से, भाई वो बस यहाँ पर आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको ये बाइफरकेशन समझ में आना चाहिए। पता है क्यों? देखो, उसके लिए मुझे पानी पीना पड़ेगा थोड़ा सा, बार बार पानी पीऊंगा ना। अरे राम जी, आ जाओ, आओ जी।
देखो बॉस क्या होता है, अपने को डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर, डायरेक्ट कॉस्ट के ऊपर क्या करना पड़ता है, कंट्रोल लगाना पड़ता है। जैसे फैक्ट्री में ग्रीस ग्रीस यूज हुआ, फैक्ट्री में ग्रीस या तेल, मशीन में तेल, अभी मशीन में ग्रीस यूज होता है या ऑयल यूज होता है, तेल वगैरह मशीन का तेल डलता है जो, तो अगर एक डब्बे की जगह 2 डब्बे खरीद लाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो कि आपने डायरेक्ट मटेरियल, जैसे मान लो आप कपड़ा स्टिच करते हो, क्या करते हो आप, कपड़े सिलाई करते हो, आप शर्ट्स बनाते हो, तो आप बड़ा पूरा थान का थान खरीद के लाओ। थान मतलब होता है ऐसे जिसके अंदर पूरा लंबा सा कपड़ा होता है, उसे थान कहते हैं, और उसको रोल करके वो लोग दे देते हैं, फिर वो रोल खोलते जाते हैं, शर्ट बनाते जाते हैं। अब मान लो कि एक शर्ट बनती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शर्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शर्ट, मान लो उसके लिए लगता है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर्स, तो 2 फीट 5 इंच हो गया। मान लो 2.5 मीटर लगता है, कितना लगता है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर्स एक शर्ट बनाने के लिए कपड़ा कटता है। अगर आपने 2.5 मीटर की जगह 2.75 मीटर काट दिया, यानी कि 0.25 प्रति मीटर प्रति शर्ट आपने एक्स्ट्रा कपड़ा वेस्ट कर दिया, क्योंकि तो टुकड़ा किसी काम का नहीं है। 10 शर्ट बनाओगे तो एक शर्ट का नुकसान होगा कि नहीं होगा भाई, 10 शर्ट के पीस आप काटोगे 2.75, तो ये 2.5 मीटर, यानी कि दुनिया जहां 11 शर्ट बना रही होगी, उसी कपड़े से आप 10 शर्ट बनाओगे, तो आपकी कॉस्टिंग तो ज्यादा बढ़ गई ना यार। आपको बहुत कंट्रोल करके चलना पड़ता है। आपको बात समझ में आ रही है, एक बार फिर से समझ, एक बार, ये उदाहरण है छोटा सा, बस ये समझने का है कि इसमें फ्लक्चुएटिंग, अगर फ्लक्चुएशन होता है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए भाई आप प्रैक्टिकली सोचो ना, सबको एक साथ जोड़ के डाल दो, नहीं जोड़ के डाल दो, कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ जाने दे सकते हैं, तो वो चीज अपन को देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तो पहले डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट मटेरियल, एग्जांपल अपन ले रहे हैं, एक शर्ट बनाने के लिए हम 2.5 मीटर कपड़ा यूज करते हैं। अगर हमने उस कपड़े को वेस्ट कर दिया, यानी कि 2.5 की जगह 2.75, कंट्रोल नहीं रखा, 2.7, चलो कहीं से भी काट दो यार, शर्ट ही तो बनानी है, तो कहीं से भी काटा तो 0.25 मीटर का ज्यादा कट गया। अब हम 10 शर्ट बनाएंगे, अच्छा कोई भी 10 शर्ट बनाएगा तो 25 मीटर में बना लेगा, अपने को चाहिए 2.75 मीटर, 27 मीटर, 27.5। अब 27.5 में दुनिया बना रही होगी 11 शर्ट्स, क्योंकि 0.25 मीटर करते करते हमने 10 शर्ट में 2.5 मीटर वेस्ट कर दिया कपड़ा, तो दुनिया बना रही है 11 शर्ट्स, हम बना रहे 10 शर्ट, दुनिया की कॉस्ट आ रही 11 शर्ट की 1100 रुपए, हमारी 10 शर्ट की 1100 रुपए, दुनिया की एक शर्ट की लागत आ रही है 100 रुपए, हमारी आ रही है 110 रुपए। दुनिया तो 110 में बेच ही देती है, हम मार्केट से बाहर फेंक दिए जाके, इससे कंट्रोल करना पड़ेगा। आप समझ लो, दुनिया की जो शर्ट होगी, मान लो दुनिया की जो शर्ट होगी, अरे यार मैं इसको हटा ही देता हूँ ना, मैंने इसको ऐसे प्रेशर में आ गया मैं बना के ना, दुनिया ने मान लो शर्ट 25 मीटर्स के अंदर 10 शर्ट बनाई, और अच्छा 20, दुनिया ने बनाई 27.5 मीटर्स में 11 शर्ट्स, 2700 रुपए का खर्चा है। चलो 1100 रुपए का खर्चा आ गया, इजी कर लेता है, 1100 का खर्चा आ गया। आप इतने में कितनी बना रहे हो, 10 शर्ट्स बना रहे हो, भाई कपड़ा तो कॉस्टिंग तो सेम ही हुआ ना, आपको भी 1100 का खर्चा है। इसकी दुनिया की एक शर्ट कितने में मिल रही है, कॉस्टिंग आ रही है 100 रुपए, आपकी आ रही है 110 रुपए। अब दुनिया तो 110 रुपए में बेच देगी उसको, आप तो बेच ही नहीं पाओगे, 2 पैसे तो कमाओगे ना। तो इसके लिए कहा जाता है भैया डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर कंट्रोल बहुत जरूरी है, अगर इसमें फ्लक्चुएशन है तो नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है प्रोडक्शन की कॉस्ट पर, टोटल कॉस्ट पर। चलो खैर बिल्कुल लाइट होकर सुनो, एक फॉर्मेट पे अभी हम आने वाले हैं, उस फॉर्मेट को अपन को पकड़ के चलना, ठीक है भाई। अब जैसे शर्ट बनाने की अपन बात करें ना, कुछ केस में क्या होता है कि अपन इसको
कुछ ऐसा मटेरियल भी होता है जो डायरेक्ट मटेरियल तो होता है लेकिन उसकी उसकी वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल होती है। जैसे शर्ट बनाने के लिए धागा, अब धागा एक एक गिट्टी में 3 शर्ट बन जाती है, अगर 2 भी बनती है तो 5 रुपए का धागा आता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसमें कंट्रोल रखो ना रखो, लेकिन जो मेन आपका एक्सपेंसिव मटेरियल है जैसे शर्ट का कपड़ा, अब आप जैसे सोचो मैंने एक शर्ट पहना हुआ, ये शर्ट का एक कपड़ा है, अब इसमें शर्ट का कपड़ा लगा, बटन्स लगे, धागा लगा, धागा 5 रुपए का, बटन्स 5 से 8 रुपए के, और शर्ट का कपड़ा लगा 200 रुपए का। तो जाहिर सी बात है कंट्रोल कहाँ करना है, शर्ट के कपड़े पे करना है ना। 2-5 रुपए में टेंशन वाली बात नहीं, एक शर्ट में इतना चल जाता, बराबर है। चलो अब मैं आपको फॉर्मेट में ले आता हूं, ज्यादा टाइम पास नहीं करते हुए। एक बार फिर से पूरी बात ध्यान से सुन लो। मैं आ रहा हूं अकेला आपके पास, रुक जाओ। अब ध्यान से सुनो, अपन को किसी भी प्रोडक्ट, मुझे साइड में कर लिया मैंने। अब अपन को किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालनी है, तो कॉस्टिंग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को अलग कर देना। कैसे करेंगे वो भी बताता हूं। डायरेक्ट कॉस्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड्स होगी, इनडायरेक्ट में भी मटेरियल लेबर ओवरहेड्स होगी। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऐसे कोई भी खर्चा जो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो डायरेक्ट, और विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन है मैन्युफैक्चरिंग, तो इनडायरेक्ट। वो क्या क्या होंगे, कुछ एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, फिर उनको सिलसिलेवार क्रम में जमा लेना। वो क्रम क्या होगा, वापस आते हैं, वो क्रम होगा आपका एक शीट के अंदर, वो शीट में आपको बना के यहाँ पे, उसका नाम हम क्या रखेंगे, कॉस्ट शीट। चलो फिर बाद में खींचते जाएंगे जैसे जैसे होगा। चलो अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले 3 शब्द जो आपने लिखने होते हैं, अभी आप कुछ नहीं लिखोगे, जब मैं आपसे कहूंगा ना लिखना स्टार्ट करो तब स्टार्ट करना। सबसे पहले 3 शब्द हम क्या लिखते हैं, नंबर 1, इसको मैं 1 नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं नंबर अलग जगह दूंगा, रॉ मटेरियल। अभी लिखने का नहीं है आपको, कंज्यूम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूं, लिखना कुछ नहीं है, यहाँ पे फिगर्स की जगह क्रॉस लगा, इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर, इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं गिवन होंगी तो क्या हो सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। इन तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारी जो भी कॉस्ट आएगी उसको अपन कहते हैं प्राइम कॉस्ट। नंबर 1, मूल लागत, क्या बोलते हैं इसको, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं बॉस, मूल लागत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल लागत, प्राइम कॉस्ट। अब बड़े ध्यान से सुनना, क्या क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ होगा, यस बिल्कुल दिया होगा। क्या डायरेक्ट दिया होगा, तो जवाब है नहीं। आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डायरेक्टली गिवन नहीं होगा क्वेश्चन में, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंप्यूट करना पड़ेगा। कैसे, अब मैं रियल फॉर्मेट पे आ रहा हूं, लेकिन पहला प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का सम कर देंगे तो पहली कॉस्ट हमारी क्या आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट। कॉस्ट शीट का सबसे अच्छा, इसमें कुल 7 से 8 पॉइंट्स होंगे। जैसे नंबर 1 पॉइंट आ गया ना प्राइम कॉस्ट, ऐसे 1 से लेकर 8 होंगे, 8 नंबर की शीट आएगी, एक एक नंबर हर कॉस्ट का होगा, तो 1 नंबर आपको यहां मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। बात समझ में आ रही है, यस ओके। चलो अब मैं इसका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डायरेक्टली आपको गिवन नहीं होगा, हम रॉ मटेरियल कंज्यूम पहले निकाल चुके हैं। कैसे निकालते हैं, यस वेरी गुड। किसी स्टूडेंट का कहना है कि साहब हम रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस
परचेजेस, यस, प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब माइनस करते तो हमारे हाथ में क्या आ जाता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसे ही हम डायरेक्ट मटेरियल कहेंगे। तो अब मैं इसको वापस से ले रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं यहां से, और अब आप साथ के साथ लिखना चालू। ओ ये क्या हो गया, ये तो गलत हो रहा है। अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, और अब मैं जो लिखूंगा आप साथ साथ चालू हो सकते हो, ठीक है। देखो कोई बोलेगा अरे यार सर आपने लिख के मिटा दिया और हमने लिख लिया था, तो भाई मैंने पहले ही मना किया था कि होशियारी दिखाने का नहीं है ना, आगे आगे भागने का नहीं, आराम से हल्लू हल्लू चलने का ना रे। सब मिलेगा, सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा, सुंदर मिलेगा, खूबसूरत मिलेगा, मजा आएगा। चलो सबसे पहला काम क्या करते रहे अपन, ओपनिंग स्टॉक, अभी साथ साथ लिखना चालू कर सकते हो, प्राइम कॉस्ट तक बहुत आसान है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, opening stock of raw material, add ऐड हो गया, चलो ऊपर कर दो इसको, चलो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें ऐड करूंगा एक चीज, वो क्या, ऐसे खर्च, इसमें क्या करूंगा मैं, ऐड करूंगा ऐसे खर्चे जो माल के खरीदने से संबंधित हैं, वो ऐड कर दूंगा मैं। क्यों, देखो समझना मेरी बात। मान लो उदाहरण के तौर पे मैंने माल खरीदा 1000 रुपए का, और 50 रुपए रिक्शा वाले ने ले लिए। मान लो 1000 रुपए का मैंने माल खरीदा दुकान पे, और उसको बोला भाई मेरी गोदाम में पहुंचा दे, मेरे को पेन बनाना है, तो उससे बोला मैं पहुंचा देता हूँ, रिक्शा भाड़ा आपको देना है। मैंने बोला ठीक है मैं दे दूंगा, तो 50 रुपए मैंने रिक्शा वाले को दे दिए। अब मुझे एक बात बताओ कि फैक्ट्री में जैसे माल पहुंचा तो मुझे कितने का पड़ा, 1000 का कि 1050 का, जाहिर सी बात है ना, 1050 का मुझे माल पड़ रहा है, तो जितने का माल पड़ रहा है उतना दिखाऊंगा ना। तो माल को खरीदने से संबंधित जितने भी खर्च होते हैं, फ्रेट, कैरियर, गाड़ी भाड़ा वगैरह जो भी है, वो सब किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ऐड कर देंगे फ्रेट या कोई कैरियज होगा, कार्टेज, कैरियज, व्हाटएवर, ये एग्जांपल ले रहा था मैं, इसको हटा दे रहा हूँ 1000 पे, ठीक है। तो ये खर्चे भी इसके अंदर जोड़ दिए जाएंगे। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू, मैं डाल दूं, इधर लिख देता हूं ब्रैकेट, आप भी लिख लो, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसे खर्चे जो रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए किए गए हैं, उसे हम यहां पर क्या कर देंगे भाई साहब, ऐड कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा कि भैया हमने रॉ मटेरियल खरीदा और खरीदे हुए माल से संबंधित उसको पहुंचाने के लिए फ्रेट या गाड़ी भाड़ा है जो भी दिया, तो ये खर्चे इधर आ जाएंगे। कुली को दिया, लेबर को दिया, ये माल उतार के इधर रख के आ, तो वो सारे अल्टीमेटली हमारा एक जवाब क्या आता है कि भैया माल हमें कितने का पड़ा, माल हमें कितने का पड़ा, वो चीज, ठीक है। अच्छा मान लो हमारे पास रॉ मटेरियल पहले से था 10,000 यूनिट्स, हमने क्या किया 6000 यूनिट और परचेज किया, तो टोटल कितना हो गया, 16,000 यूनिट्स हो गया, ठीक है, यूनिट्स। और अगर मैं इधर लेस क्या करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मान लो अगर 2000 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक बच गया, इसका मतलब मेरा प्रोडक्शन में कितना यूज हुआ, 10,000 यूनिट मेरे पास पहले से था। देखो मैं थोड़ा स्लो इसलिए चल रहा हूं, पहली बार आप देख रहे हो, मेरे पास 10,000 यूनिट पहले से था, मैंने 6,000 यूनिट और खरीदा, मेरे पास कुल कितना हो गया, मेरे पास 16,000 यूनिट्स हो गया।
अब ये 16,000 यूनिट में से 2,000 यूनिट माल मेरा बच गया, इसका मतलब प्रोडक्शन कितने माल का हुआ, तो प्रोडक्शन हुआ 14,000 यूनिट्स का, और ये 2,000 अगली बार अगले साल या अगली शीट में ओपनिंग बैलेंस बन के आ जाएगा। अगर ये मैं मंथली बना रहा हूं तो मंथ या क्वार्टरली बना रहा हूं तो अगले क्वार्टर में जो है ये 2,000 ओपनिंग स्टॉक आएगा उस शीट में, लेकिन अभी तो ये बच गया ना। समझ में आ रहा है बात? ओके, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ फिगर। ये सिर्फ समझाने की दृष्टि से है, क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और क्लियर होगी। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, मैं जो भी नेगेटिव फिगर लिखूंगा या लेस करने वाली फिगर लिखूंगा उसको मैं ब्रैकेट्स में लिखता हूं और नीचे एक फुटनोट डाल देता हूं कि फिगर्स शोन इन ब्रैकेट्स आर नेगेटिव फिगर्स, यानी कि माइनस की फिगर। तो अब ये ऊपर ये क्रॉस 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 में से क्या करूंगा, इसको क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करूंगा तो मेरे हाथ में क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। लेकिन बड़े ध्यान से समझना, बड़े ध्यान से समझना, वहां से एक छोटी सी चीज और आने वाली है, इसमें से हम एक चीज और लेस करें, और मैं इसको रेड इंक से लिख रहा हूं, आप भी चाहे तो लिंक बदल के लिख, लिंक बदल के नहीं, इंक बदल के लिख दें। मैं लेस कर रहा हूं, यहां से मैं लेस कर रहा हूं किसको, सेल ऑफ वेस्ट को। बड़े ध्यान से समझना, समझने की चीज है ये वेस्ट को लेस करने के बाद जो फिगर आएगी ना वो क्या आ जाएगी आपकी, रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम। अब बड़े ध्यान से समझना, वेस्ट क्या, सेल ऑफ वेस्ट होता है, सेल ऑफ स्क्रैप होता है। स्क्रैप और वेस्ट में फर्क होगा, ध्यान रखना, क्वेश्चन में गिवन होगा, और क्वेश्चन में दोनों दे दिए तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो बड़े ध्यान से समझना। एक सेकंड, वेस्ट होता है जो प्रोसेस करने से पहले वेस्ट होता है, और स्क्रैप होता है जो प्रोसेस करने के बाद वेस्ट होता है। ध्यान से सब, मैं वो साइड में लेके आ रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं, फिर आप समझना। वेस्ट और स्क्रैप, बिफोर प्रोसेस, आफ्टर प्रोसेस। बिफोर प्रोसेस, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि आपका नाम क्या है, आपका नाम अक्षय कालुश है। अब आप क्या करते हो, आपकी मिठाई की दुकान है, आप क्या करते हो भैया, मिठाई बना बना के बेचते हो, बहुत अच्छी बात। आप मिठाई के लिए रॉ मटेरियल लाते हो, मेवा लाते हो, खवा जो भी आप बोलते हो वो लेकर आते हो, दूध फटाते हो, पनीर बनाते हो, उससे रसगुल्ला बना रहे हो, चाशनी बना रहे हो, सब बना रहे हो। घी की मिठाइयां भी, घी में तली हुई मिठाइयां आप बनाते हो, बड़ी अच्छी बात है जी, बहुत ही प्यारे बनते हो आप, घी की मिठाई। अब घी की जब मिठाई या तेल की जब मिठाई बनाओगे तो एक कनस्तर जो आता है, एक डब्बा जो आता है, एक पीपा जो भी आप बोलते हो, डिब्बा जो आता है 15 लीटर का है, 15 लीटर घी का बॉक्स या डिब्बा। उसमें घी आपके यूज का है, लेकिन उसका जो डिब्बा है आपके लिए यूजलेस है, लेकिन किसी के लिए तो यूजफुल होगा। तो गरीब आदमी तो उसके अंदर अपना सामान रख लेगा ना। कबाड़ी जो डिब्बा है, आपने वो डिब्बा 10 रुपए में बेच दिया, 20 रुपए में बेच दिया, 30-20 रुपए में आपने वो डिब्बा सेल कर दिया। आप मटेरियल लेकर आए, आपने वो कंटेनर जो था, भाई कोई बंदा शराब का सेवन करता है, शराब समझते हो बहुत खराब चीज होती है, जिंदगी में कभी मत छूना है ना। अपन ने भी नहीं जीवन में छुआ, भागवान कैसा। देखो शराब, जो बंदा शराब पीता है, पिया पिया पिया, खत्म खत्म, और वो बॉटल उसके लिए अनयूज्ड है, वो बॉटल वेस्ट है, उसके लिए क्या है, वेस्ट। ठीक ऐसी मिठाई बनाने वाला मिठाई के लिए घी का डब्बा लेकर आएगा, घी उसके लिए यूजफुल है, मटेरियल का हिस्सा है, लेकिन वो जो कंटेनर है वो उसके लिए यूजफुल है क्या, बिल्कुल भी नहीं। मिठाई के लिए बिल्कुल भी नहीं।
वो डब्बे को क्या करेगा, कबाड़ी को बेचेगा। और पीछे से आवाज आएगी ना जब भी उसके मोहल्ले में, ये लाजे चूजा बूढ़ा लोहा लगकर चले आओ, तो फिर ये क्या करेगा, उठाएगा डब्बा, उठा के लेके जाएगा, भैया भैया रुको रुको, रद्दी रद्दी वाले रुको, ये लेके जाओ। तो जब वो उसको लेगा तो बोलेगा भैया 20 रुपए का एक डब्बा, अच्छा ठीक है 50 डब्बे, 20 डब्बे, 10 डब्बे, 20 डब्बे वापस किए, 400 रुपए आ गए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर घी 1000 रुपए का ये 15 लीटर का घी लेकर आए, 20 रुपए डिब्बे का आपको वापस मिल गया, तो आप क्या बोलोगे, घी आपको कितने का पड़ा, 980 का पड़ा। बात समझ में आ रही? अच्छा देखो, प्रोसेस नहीं हुआ है अभी, वो डब्बा घी निकाला, डब्बा फ्री, इधर आओ, आफ्टर प्रोसेस। अब ये घी को आपने फर्स्ट टाइम यूज किया, आपने मटेरियल बनाया, कुछ मिठाई बनाई, फिर सेकंड टाइम यूज किया, आपने मिठाई बनाई, मैक्सिमम थर्ड टाइम यूज किया और आपने मिठाई बनाई, उसके बाद उसका कलर खराब हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, उस घी का आप मिठाई नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि आपका कस्टमर टूट जाएगा, तो पुराने घी से बनाता है, लेकिन किसी गरीब को तो काम में आएगा। आपने उस घी को किसी गरीब को सेल किया, दिस इज यूज्ड, दिस इज प्रोसेस्ड, यह प्रोसेस के बाद है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, स्क्रैप बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? इसके ऊपर सारी प्रोसेस हो चुकी है, इससे प्रोडक्शन किया जा चुका है, एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार। अब ये बिल्कुल खराब हो गया है, लेकिन ये खराब चूड़ा भी ना किसी के तो काम आएगा, ये चूड़ा किसी के भी काम आएगा, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, उस समय जब उसे बेचेंगे तो उसे सेल ऑफ स्क्रैप कहेंगे। लेकिन घी लेकर आया, उसका डब्बा बेच रहे हैं, इसे क्या कहेंगे अपन, या कंटेनर बेच रहे हैं। मान लो मैं पेन लेकर आया, पेन के लिए प्लास्टिक लेकर आया, तो प्लास्टिक मैंने पूरा बाहर निकाला, उसका डिब्बा बचा, वो डिब्बा 20 रुपए में बिक रहा है, मैंने बेच दिया, भाई मेरी कॉस्टिंग तो कम हो रही है मटेरियल की। मैं क्या बोलूंगा, 1000 रुपए का मैं लेके आया था, घी कितना बड़ा, 1000 रुपए का, अरे 20 का डब्बा वापस भी तो करा, हाँ सॉरी 980 का। बात समझ में आ रही है? तो ये होगा वेस्ट, बिफोर प्रोसेसिंग वेस्ट कहलाएगा, आफ्टर प्रोसेसिंग स्क्रैप कहलाएगा। इस चीज को आपको गांठ बांध लेना, यहाँ पे बच्चा गलती करता ही करता है, और मेहनत करनी पड़ती है, पेट दुखने लग जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे सेल ऑफ वेस्ट है ना, ये आप चाहें तो ये वर्किंग नोट मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ये वर्किंग नोट, आप चाहें तो इसको फोटो खींच लो यहां तक, इसको फोटो खींच लो, लिख लो, आपको जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल लग रहा है ना वैसे कर लो, क्योंकि हम कॉस्ट शीट के फॉर्मेट की तरफ जा रहे हैं। आज फॉर्मेट आप निश्चिंत होकर बिल्कुल खुले दिमाग से आज बैठो यार, आज की डेट में हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, आज की डेट में हम सिर्फ इसकी कॉस्ट शीट बनाएंगे, अगले सेशन में हम क्या फॉर्मेट बनाएंगे, अगले सेशन में हम उस फॉर्मेट को बेस रख के ना क्वेश्चंस करेंगे। भाई देखना बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से होंगे, मजा आएगा जिंदगी का, ठीक है। चलो अब मैं आ रहा हूं वापस, सबसे पहले हमने क्या लिखा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड किया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अगर कोई उससे संबंधित भाड़ा है तो वो माल की लागत को बढ़ा देगा, क्लोजिंग स्टॉक लेस किया, और वेस्ट अगर किसी तरह का है, देखो स्क्रैप नहीं आएगा यहाँ पे, यूज्ड नहीं है ये भी रॉ मटेरियल, और हमेशा रॉ मटेरियल के साथ में जो भी वेस्ट होगा उसको बेचेंगे तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम होगी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, पैकिंग मटेरियल आता है ना, पैकिंग हमने वापस बेचा भेजा, तो उसका डब्बे का उसमें हमें जो मिल गया कबाड़ी से, वो यहाँ पे लेस करने पे हमारे रॉ मटेरियल कंज्यूम, यानी कि ये क्या आ गया, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। मैं इसको नीचे तक उतार दूं थोड़ा सा, इसको हम क्या बोल के चल रहे, रॉ मटेरियल को डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद फिर क्या जोड़ेंगे इसमें, हम ऐड करेंगे क्या ऐड करेंगे जी इसके अंदर, डायरेक्ट लेबर, और ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों का जो सम होगा वो क्या आ जाएगा अपना, प्राइम कॉस्ट, और ये होगा नंबर 1।
ये अब यहाँ तक तो आपने लिख लिया था। मैंने आपको बोला था ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, यहाँ डायरेक्ट मटेरियल है रे बाबा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का योग हम करेंगे, इन तीनों का सम हम करेंगे तो हमारे हाथ में क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट, जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था कोई चीज। लेकिन इसके अंदर ऐड क्या हो गया भाई साहब, रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल कंजम्पशन की बात। तो भाई ये ध्यान रखना, सेल ऑफ वेस्ट का ध्यान रखना, और फ्रेट कैरियज वगैरह माल खरीदने पे ये जुड़ेगा, सेल ऑफ वेस्ट लेस होगा, स्क्रैप यहां पर लेस नहीं होगा, लेस होगा लेकिन शीट में आगे कहीं होगा, देखते हैं। चलो ये आपका नंबर 1 आ गया, प्राइम कॉस्ट। अगर आपका पेज भर जाता है, जैसे मान लो कि ये पेज आपका फेल हो गया, खत्म हो गया यार, ये ध्यान रखो, मान लो आपका पेज यहाँ पे खत्म हो गया, आपके पास अभी यहाँ लिखने की जगह है ना, आप मत लिखो, थोड़ी सी अगर जगह बची है, फिर आप क्या करो, नेक्स्ट पेज पे गए, नेक्स्ट पेज में आपने वापस से ऊपर लिखा कॉस्ट शीट, और ये आपने डंडा खींच दिया जी यहाँ पे, ठीक है। ये पेज 2 है मान लो आपका, तो आप कहां से शुरू करोगे, जो आपका मेन चीज निकला था, प्राइम, कितना प्राइम कॉस्ट आया था अपना, अच्छा अभी तो अपना निकला नहीं ना, अपन इसको XXX करके चल रहे हैं, प्राइम कॉस्ट। अब आगे हमें क्या करना है, बड़ा समझ के चलना, ठीक है बॉस। अब देखो जरा, प्राइम कॉस्ट के अंदर हम ऐड करते हैं आगे की चीज, वो क्या होगी, ऐड क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखो ओवरहेड्स का मतलब ज्यादा दिमाग मत लगाना, ऊपरी भी है, मतलब ऊपर के खर्चे, तो एक्सपेंसेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो आप, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या फैक्ट्री एक्सपेंस। और फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होंगे, जरा दिमाग लगाओ, फैक्ट्री में जो जो खर्चे होंगे ना, अच्छा आपको क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर ना एक लिस्ट दे रखी होगी, फैक्ट्री का रेंट इतना दिया, फैक्ट्री का बिजली इतना दिया, फैक्ट्री में पावर इतना लगा, फैक्ट्री के गार्ड का सैलरी इतना था, फैक्ट्री में ग्रीस इतना यूज हुआ, ऑयल इतना यूज हुआ, फैक्ट्री में एक स्टोर लेजर अकाउंटेंट, यानी कि स्टोर का हिसाब किताब रखने वाला कि माल कितना है कितना गया, फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर था, उसका सैलरी दिया। तो फैक्ट्री में जितने भी एक्सपेंसेस हुए वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस होंगे, वो सारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस की लिस्ट यहाँ पे अपन यहाँ डाल देंगे। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा आपको कि भैया सुपरवाइजर सैलरी, सुपरवाइजर फैक्ट्री, सुपरवाइजर किधर होता है, अरे ऑफिस में होता है, फैक्ट्री में होता है कि गोदाम में होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री के खर्चे भी देगा वो ऑफिस के खर्चे भी देगा, वो गोदाम के भी देगा, तो अपन को पता होना चाहिए। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात, फैक्ट्री ओवरहेड्स में फैक्ट्री रेंट, जैसे मैं फॉर एग्जांपल में ब्रैकेट्स में ले लेता हूं ना, जैसे मान लो क्वेश्चन में देके रखा है आपको फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री का वेजेस कुछ देके रखा है, गार्ड देके रखा है, गार्ड का सैलरी, स्टोर कीपर है जो माल को संभाल के रखता है, ठीक है भाई साहब, और क्या हो सकता है, सुपरवाइजर की सैलरी, ऑयल ग्रीस, पावर, ये ध्यान रखना पावर वर्ड अगर इस्तेमाल हो गया तो ऑफिस में होता ही नहीं है पावर। पावर मतलब होता है बड़े बड़े वो जो एमसी वो लगे होते हैं ना, बिजली के थंबे लगवा देते हैं अंदर, तो पावर अगर वर्ड यूजर है तो फिर वो तो फैक्ट्री में ही होगा। इलेक्ट्रिसिटी हो रही है तो फिर ऐसा बोला जाएगा फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्योंकि बिजली का बिल तो गोदाम में भी आएगा, बिजली का बिल तो फैक्ट्री में भी आएगा, और बिजली का बिल तो वहां भी आएगा आपका ऑफिस में भी आएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैक्ट्री, रेंट ऑफ फैक्ट्री, तो क्लैरिटी से देगा, बात समझ में आ रही है। पावर अगर दे दिया सीधा फैक्ट्री में डलेगा, ऑयल ग्रीस दे दिया सीधा फैक्ट्री में, सुपरवाइजर दे, देखो क्या होगा, आप अब इतने बच्चे तो हो नहीं कि कौन सा खर्चा किधर जाएगा उसको ढूंढने में आपको तकलीफ हो। 90% एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो देख के आपको बताएंगे कि यार ये तो फैक्ट्री का कलर दे रहा है तो फैक्ट्री में डाल दो, ये तो ऑफिस का कलर दे रहा है यार इसको ऑफिस में डाल दो,
जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी किसके काम आएगी? अकाउंटेंट के काम आएगी जो ऑफिस में बैठा हुआ है, ठीक है। क्लैरिटी से कह दिया ऑफिस रेंट, क्लैरिटी से कह दिया ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल्स। अगर कुछ नहीं कहा तो टेलीफोन कहाँ यूज होता है ज्यादातर? ऑफिस में, वहां पर बैठ के कॉलिंग वगैरह की जाती है, समझा जाता है। लेकिन क्लैरिटी से वो बताएगा भैया गोदाम का है किधर का है, ठीक है। सेल्समैन सैलरी अगर आएगी तो सेल्समैन ऑफिस में तो नहीं बैठेगा, ऑफिस में तो ऑफिस का स्टाफ बैठेगा। सेल्समैन कहाँ बैठा होगा? गोदाम में होगा या शोरूम में होगा? शोरूम में बैठा होगा, यानी कि वो सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए। तो तीन तरह के एक्सपेंसेस होंगे, आपको तीनों को अलग अलग बाइफरकेट करके दिखाना है। 90% ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो देख के पता चलेगा, 10% ऐसे यूनिक खर्चे होंगे जो मैं आपको बता दूंगा कि भैया ये याद कर लो, ये खर्चा इधर ही आता है और ये खर्चा उधर ही जाता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ एक खर्चे याद करने पड़ेंगे क्योंकि अभी आपका दिमाग उतना विकसित नहीं हुआ है कि सारे एक्सपेंसेस आपको पता हो। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूं कि 90-95% आपको पता हो। 4-5% कोई नए आइटम आ जाएंगे, वो मैं आपको लेके बताऊंगा, वो क्या है और वो क्यों उधर जा रहा है वो चीज मैं बताऊंगा। बट अभी इधर देख लो, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड हो गए। ये फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने के बाद, ये फैक्ट्री ओवरहेड ऐड होने के बाद अच्छा क्या आ जाएगा? इसको मैं बंद कर दूं ना पहले। ये फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड होने के बाद आपका जो भी आएगा उसको अपन क्या बोल देते हैं? एक मिनट, मैं तो भूल ही गया, मैं भूल ही गया। देखो यहाँ पे आपने फैक्ट्री के खर्चे कर दिए, फैक्ट्री के खर्चे कर दिए मतलब आपने क्या किया? माल को प्रोसेस कर लिया, समझो बात को। आपने क्या किया? डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर लाए, यानी कि वहां से प्रोसेस चालू हो गया। फैक्ट्री के अंदर आपने सारे खर्चे कर दिए, यानी कि माल प्रोसेस हो गया। प्रोसेस हो गया तो स्क्रैप बचा होगा। यस, याद है वो उधर किधर गया रे? आ रहे ये स्क्रैप, ये स्क्रैप यानी कि वो घी अपन ने मिठाइयां बना ली जो भी खर्चे तो कर दिए। घी का फिर वो चूरा मतलब वो लाल लाल कलर का था, ब्राउनिश घी बचा। तो उस ब्राउनिश घी को अपन ने गरीब लोग को बुलाया, घी खाओ या ये कि हम 50 रुपए किलो दे देंगे आपको, ले लो। 600 रुपए किलो, 50 रुपए किलो दे देंगे। तो हमने क्या किया? यहाँ पर स्क्रैप को सेल किया, तो क्या होगा? लेस होगा, सेल ऑफ स्क्रैप। यहां पर इसको लेस कर दिया जाएगा। बिल्कुल ध्यान पकड़ के चलना है बॉस। स्क्रैप कहां लेस होगा और वेस्ट कहां लेस होगा? वेस्ट अनप्रोसेस्ड था तो अपन ने रॉ मटेरियल के साथ किया, स्क्रैप प्रोसेस्ड होता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद इसका नंबर आता है और ये नंबर लगाने के बाद ये माइनस हमने कर दिया, तो उसके बाद जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे? तो मैं बता देता हूं, उसे हम कहेंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या इसे वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं। इसको वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क्स कॉस्ट, बराबर। चलो अब एक नई चीज आती है इसके। अब इसमें एंट्री होगी हाफ फिनिश्ड गुड्स की एंट्री। हाफ फिनिश मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम मिठाई बना रहे हैं, हर महीने का अपन ही कॉस्ट शीट बना रहे हैं, मान के चलो। पानी पी लूं, 1 सेकंड रुको। हम मिठाई बना रहे हैं, महीने का आखिरी दिन है, मान लो हम जून में बना रहे हैं तो 30 जून हो गया। जुलाई में बना रहे हैं तो 31 जुलाई, 31 जुलाई को हो गया। तो 31 जुलाई को क्या हुआ कि हमने कॉस्ट शीट बनाई। कुछ ऐसी मिठाई है जो आधी है, मतलब उसको बनने में, एक मिठाई को बनने में मान लो 4 दिन लगता है। 31 जुलाई को तो 2 ही दिन हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे? अनफिनिश्ड मिठाई। उसमें मिठाई 2 तरह की होगी, एक तो कंप्लीट हो चुकी होगी और एक वर्क इन प्रोग्रेस होगी, यानी कि 2 दिन बाकी हैं अभी। बात समझ में आ रही है? अब वो अगले महीने के ओपनिंग में 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि इस तरह के अनफिनिश्ड वर्क को या हाफ फिनिश्ड वर्क को अपन क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। ध्यान से समझो, पिछले महीने
पिछले महीने के आखिरी दिन, पिछले महीने के आखिरी दिन भी कुछ ऐसी मिठाई होगी जो 2 दिन बाद कंप्लीट होने वाली है। यस, तो उस समय हमने क्या बोला होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, यानी कि हाफ फिनिश्ड। उस यानी कि पिछले महीने के आखिरी दिन हमने क्या लिखा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो आज दुकान खोलते ही क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP पहले दिन। यस, तो इसमें ऐड किया जाए, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। और महीने के लास्ट में कुछ ऐसी मिठाइयां रह गई जो अगले महीने के 2 दिन में बनेंगी स्टार्टिंग के, तो इसमें से हम क्या करेंगे, उसे लेस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, WIP मतलब क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि अनकंप्लीट गुड्स, ठीक है ना, ये हो गया। इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव फिगर है तो ब्रैकेट्स में लेंगे, लेस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस, इसको लेस करेंगे। ये लेस करने के बाद जो फिगर आएगी ना हमारे पास, ये क्या आएगी, इसको हम बोलेंगे नेट फैक्ट, ऊपर ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट था, अब क्या आ जाएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। चलो मैं इसको लाल में लिख देता हूं। तो ये जो फिगर आएगी हमारे सामने, इसको क्या बोल देंगे अपन, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, ऊपर देखो जरा, प्राइम कॉस्ट नंबर 1 था, इसको हम दे देते हैं नंबर 2, इसको हम दे देते हैं नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 तक हो गया, अपन को पॉइंट नंबर 8 तक चलना और खत्म हो जाएगी वॉच। आप यहां तक अगर चाहो तो लिख लो, नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक दिख रहा है क्या, प्राइम कॉस्ट से, ओके, इतना लिख लो आप। आपको मैं फुल स्क्रीन पे दे दे रहा हूं और पॉज करके लिख लेना, क्योंकि मैं भी पॉज कर दूंगा और तुरंत मैं आ जाऊंगा वापस, राइट। चलो चलो जी, मैं सब मान के चलो, आप लिख चुके हैं और मैं आ रहा हूं वापस। अच्छा, अब बड़े ध्यान से देखो, अरे छोटा हो गया, अब ठीक है, ध्यान से देखो। हमने सबसे पहले क्या निकाला, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला, उसके बाद हमने डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट लेबर जोड़ा तो प्राइम कॉस्ट आ गई। प्राइम कॉस्ट हमारी पहली कॉस्ट थी, मूल लागत निकाल दिया, ठीक है। इसके बाद हमने ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर, अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड्स में खर्चे कौन से आएंगे वो अपन अब क्वेश्चन के साथ देखेंगे, लेकिन फिर भी जो उसका कलर दे रहे हो आपको समझ आएगा। ध्यान रखना है, स्क्रैप को यहाँ पे लेस कर देंगे, ये लेस करने के बाद आपके पास आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट ग्रॉस। इसमें अपन ओपनिंग और क्लोजिंग, देखो क्या होगा, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होगा, फिनिश गुड्स का, तो क्या कहां पे लेना है, बच्चा कंफ्यूज होता है। ध्यान रखना, ग्रॉस फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर ओपनिंग WIP, देखो आप प्रैक्टिकली सोचो, ऐसा माल जो कंप्लीट नहीं हुआ है तो कंप्लीट कहां करना है, फैक्ट्री में करना है ना, तो फैक्ट्री कॉस्ट का हिस्सा बनेगा वो। अरे बाबा, पिछले महीने जो अनफिनिश्ड वर्क था, अनफिनिश्ड वर्क का मतलब क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। ऐसी मिठाई जो 4 दिन लेती है, 6 दिन लेती है, उस पर 2 दिन काम हुआ है, 4 दिन का काम बाकी है, तो अब इस महीने के पहले दिन से चौथे दिन तक पहले उस मिठाई को कंप्लीट करेंगे, यानी कि उस पर काम फैक्ट्री में ही होना है, तो WIP फैक्ट्री का ही हिस्सा बनेगा। ध्यान रखना, गलती होती है मन से, ये बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं कि किधर भी घुसा देते हैं WIP को। तो ऐड ओपनिंग स्टॉक और WIP, अब ये 4 दिन में कंप्लीट हो गया, अब चल रहा है, लेकिन लास्ट में इस महीने में भी कुछ तो ऐसी मिठाई होगी जो हम आखिरी दिन पे कंप्लीट, प्रोडक्शन तो चलता जाता है, तो उसको अब अगले महीने करेंगे तो उसको लेस कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो इस महीने की कॉस्ट शीट का हिस्सा नहीं बनेगा, वो अगले महीने जाएगा, जब अगले महीने जाएगा तो अगले महीने देखेंगे, इसलिए यहां से बाहर कर रहा है। क्लोजिंग स्टॉक्स को इसीलिए बाहर किया जाता है कि वो इस कॉस्ट शीट का हिस्सा नहीं है, इस कॉस्ट शीट का हिस्सा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉस्ट शीट में आएगा ही नहीं, अगले महीने, अगले क्वार्टर, अगले साल जैसे भी आप बना रहे हो उसका हिस्सा बनेगा। क्लियर है? चलो नेट। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना,
अगर क्वेश्चन में आपको डब्ल्यूआईपी दिया ही नहीं है ओपनिंग क्लोजिंग, तो फिर ग्रॉस और नेट का टंटा ही खत्म कर देना। जो नंबर 2 पे आया ना ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, इसको ही अपन क्या बोल देंगे, फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट, ना ग्रॉस लिखने का ना नेट लिखने का। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा डब्ल्यूआईपी का है तो फिर आप उसे ग्रॉस और नेट यानी कि दो अलग अलग नाम दे दो, तो थोड़ा सा सुंदर लगेगा रे बाबा। अब इसके अंदर नेट फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर क्या ऐड करना है अपन को, ऑफिस। यहां से माल रेडी हुआ, ठीक है, ऑफिस वालों को इत्तला चली गई, ऑफिस वाले अकाउंटिंग वगैरह जो भी करेंगे वो करेंगे अपना काम। चलो अब इसमें क्या होगा जी, ऐड होगा, ऐड करो, क्या ऐड कर रहे हैं जी अपन, इसमें ऐड होने वाला है आपका फैक्ट्री, फैक्ट्री हो गया ना, ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, या एडमिन लिख रहा हूं मैं सिर्फ, ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस। अच्छा इसमें भी फैक्ट्री से रिलेटेड इनडायरेक्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड्स आ जाएंगे। फैक्ट्री से रिलेटेड मटेरियल क्या होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑफिस से रिलेटेड मटेरियल क्या होगा भैया, स्टेशनरी होगी, कागज होंगे, कैलकुलेटर होगा, ये क्या है, मटेरियल है। डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं आ रहा लेकिन हिसाब में तो काम आ रहा है, तो ठीक है, डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट है तो मटेरियल हो गया। लेबर भाई साहब वहां पे जितने लोग काम करें सबकी सैलरी, यस। एंड अदर एक्सपेंसेस ओवरहेड्स, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का बिजली का बिल, ऑफिस का टेलीफोन का खर्चा, ऑफिस का इंटरनेट का खर्चा, ऑफिस के कंप्यूटर उनका डेप्रिसिएशन। भाई साहब ये सब क्या है, ये सारे ऑफिस के तो खर्चे हैं। क्वेश्चन में क्लैरिटी से कलर दे देगा वो क्वेश्चन ऑफिस का, तो ये सब इसके अंदर कुछ एग्जांपल के तौर पर मैं फिर भी लिख देता हूं, आप साथ साथ लिख लो। जैसे स्टेशनरी हो गई, अकाउंटेंट हो गया, अकाउंटेंट का सैलरी हो गया, डायरेक्टर का सैलरी नहीं नहीं, हाँ चलो दे दो यहां पर, डायरेक्टर का सैलरी हो गया, स्टाफ का सैलरी हो गया, ठीक है, ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, ऑफिस का टेलीफोन का एक्सपेंसेस हो गया, ऑफिस का इंटरनेट चार्जेस हो गया, ऑफिस का इंश्योरेंस हो गया, ईटीसी। क्वेश्चन क्लैरिटी से बता देगा कि भैया क्या है, तो इसको आप साथ के साथ लिख लो। जैसे जैसे पीछे जाएंगे वैसे वैसे हो जाएंगे काले, इसके आगे आगे जैसे देखो पीछे आता हूँ कलर पे फर्क पड़ता है, मतलब सच बता देता है, कैमरा सच बताता है, तू पीछे जा कानू पकड़ के रहा, तुम गोरा खाली लाइट से दिख रहा, नहीं मैं तेरा इतना कालू नहीं हूँ, गोरा नहीं हूँ, लेकिन कालो नहीं हूँ, भगवान का सब ठीक दिखता हूँ, सच में ठीक दिखता हूँ। चलो ये अच्छा, ये जोड़ने के बाद आपके पास क्या आ गया, ये सब जोड़ने के बाद जो फिगर आपके पास आई इसे क्या कहेंगे हम, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि माल को प्रोड्यूस करने की लागत, इसको बोलेंगे नंबर 4, नंबर 4 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप ध्यान से सुनो, मान लो हमने कितनी यूनिट्स, ये उदाहरण लिख रहा हूं इसको मैं वापस रिलेट करूंगा ना, मान लो हमने प्रोड्यूस किए कितने यूनिट्स, कुछ उदाहरण ले ले अगर अपन, तो मान लो हमने 10,000 यूनिट्स बना लिए, मान लो हमने प्रोडक्शन कितना किया 10,000 यूनिट्स, ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्शन किया हुआ यूनिट्स कितना है पहले से, ओपनिंग बैलेंस, तो चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसमें हम ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और इसमें से लेस करेंगे अगेन वही क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स,
फिनिश गुड्स, साथ साथ लिख लो रे। ये नेगेटिव फिगर है, ब्रैकेट्स में मैंने डाल दिया। और ये घटाने के बाद जो फिगर आपके पास आएगी उसे हम कहेंगे नंबर 5। उसे हम क्या कहेंगे? नंबर 5, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ध्यान से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड और क्लोजिंग का एड लेस क्यों किया है समझ लो। हमने भाई 10,000 यूनिट बनाई, ठीक है। पिछले महीने भी मान लो हमने 10,000 यूनिट बनाई थी उदाहरण के लिए, उसमें से 8,000 यूनिट बिक गई, तो 2,000 यूनिट पिछले साल बच गई थी। जो पिछले साल 2,000 यूनिट बच गई थी वो 2,000 यूनिट इस साल हम बेचेंगे, यानी कि वो 2,000 यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक हमारे पास पहले से पड़ा है। पिछले साल 8,000 बेच ली थी तो 2,000 बच गई थी, 2,000 बच गई थी तो ओपनिंग स्टॉक आ गया, ठीक है। इस साल मान लो हमने 11,500 यूनिट बेच दी। इस साल हमने कितनी बेची? 11,500 यूनिट बेच दी, तो हमारे पास बची कितनी? 500 यूनिट। या यूं कहो कि भैया 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन हमने किया, 2,000 पिछले साल की पिछले महीने की हमारे पास थी, तो हमारे पास कुल हो गई 12,000 यूनिट, 12,000 पेन, 12,000 डब्बे मिठाई के। इसमें से 500 डब्बे ही बचे, इसका मतलब कितना बिक गया? 11,500 डब्बा बिका। कितना बिका? 11,500। वो 11,500 डब्बा जो बिका है उसकी लागत क्या थी? वो लागत आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो माल बिका उसकी लागत। इसके ठीक पहले क्या था? माल के प्रोडक्शन की लागत। फिर आया पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस बार ओपनिंग ऐड किया, लेस किया, और ये सामने आपके आ गया। बात समझ में आ रही है क्या? हर चीज के पीछे कुछ है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कि माल को बेच, जो माल हमने बनाया है, जो माल बिक गया है, उसकी लागत कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहते हैं उसको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। साथ साथ लिख लो, मैं आपको फुल स्क्रीन पे दे रहा हूं, सिर्फ 10 सेकंड के लिए दूंगा, सिर्फ 10 सेकंड के लिए दूंगा। मैं इसको सेट करना पड़ेगा इतना यहां से, ओके। चलिए आप इतना लिख लीजिए, लिख लो बॉस, लिख लो बॉस। जिंदगी में मजा आने वाला है, बस खत्म होने वाला है, क्योंकि ये फॉर्मेट खत्म होने वाला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स 5 हो गया ना, अब 6 7 8 तो हम पुच्चू से ऐसे जाएंगे सर करते हुए और खत्म हो जाएगा हमारा फॉर्मेट। हम क्वेश्चन नहीं करेंगे रे बाबा, क्वेश्चन नहीं करेंगे। चलो अच्छा, अभी मैं इसको ऊपर लेके चलता है, ऐसा मान के चल रहा है आपने पॉज करके लिख लिया होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, ठीक है। अच्छा मान लो आपका पेज खत्म हो गया तो आप क्या करोगे? मान लो आपका पेज यहाँ पे खत्म हो रहा है, आप यहाँ लिख सकते हो, मत लिखो, छोड़ दो उतनी जगह, और क्या लिख दो? CONTD, कंटिन्यू, है ना। और फिर नए पेज में नई लाइन ऐसे खींचो और ऐसे खींचो और नए पेज पे चालू कर दो। और सबसे ऊपर क्या लिखोगे बॉस? मैं आपको इसलिए करके, भाई मेरे पास तो एक ही पेज में चलता जाएगा ना, मैं आपको इसलिए करके दे रहा हूं, आपका अगर खत्म हो जाए तो नंबर 5 पे आपने क्या लिखा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉगस, ये आपने कॉगस कर दिया यार, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद क्या करने? अब तीसरा अड्डा, पहला अड्डा फैक्ट्री, दूसरा अड्डा ऑफिस, तीसरा अड्डा क्या आपका? गोदाम या शोरूम, जहां से माल बेचा जाएगा। तो उस वहां पर जो खर्चे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सेलिंग, यानी कि माल को बेचने या डिस्ट्रीब्यूट करने के जो खर्चे हैं। भाई अपन होम डिलीवरी भी देते हैं तो उसको क्या, डिलीवरी वैन होती है अपने पास, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, ऐड करेंगे अब इसमें क्या हम? ऐड selling and distribution expenses, add selling and distribution expense। अच्छा इसमें क्या खर्चे होंगे? इसमें भी क्या होगा भाई साहब? इनडायरेक्ट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड होगा। अब
सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा भैया, पैम्फलेट, माल को बेचने के लिए पैम्फलेट, ब्रोशर वगैरह ये बनाए, स्टैंडी बनाए, विज्ञापन के पोस्टर बनवाए, वो सब मटेरियल है। लेबर, सेल्समैन का कमीशन हो गया, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, वहां पे मैनेजर जो बैठा है जो सबको सुपरवाइज कर रहा है, जाओ भैया माल बेच के आओ, तो वो क्या हो गया, लेबर, उसकी सैलरी वगैरह लेबर। एंड ओवरहेड्स भैया, डिलीवरी वैन का खर्चा, डिलीवरी वैन का एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, कलेक्शन संबंधी एक्सपेंसेस, भाई माल बेचा है, पैसा वसूल करने के लिए भेज रहे हैं, पैसा डूब रहा है, वो सारे खर्चे किधर आ जाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर भी मैं एग्जांपल के तौर पे 2 4 5 नाम यहाँ पे लिख देता हूं जो बाकी सबके साथ किया है। साथ के साथ भाई साहब लिख लो, क्योंकि बस अब ये खत्म होने वाला है। साथ के साथ लिखो क्या क्या हो गया भैया, शोरूम के एक्सपेंसेस नहीं है, मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट बना देता हूँ, शोरूम से संबंधित एक्सपेंसेस, ठीक है ना। जैसे अपने पैम्फलेट कर दिए, पैम्फलेट्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, ठीक है, और पोस्टर्स हो गए, और भी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कोई भी की चेन खरीद लिया, जो भी मटेरियल खरीदा, ठीक है, वो सब हो गया। उसके बाद सेल्समैन का कमीशन हो गया, सैलरी या कमीशन जो भी आप दे रहे हो। डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस हो गए, डिलीवरी मैन एक्सपेंसेस हो गए, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस हो गए। अच्छा, शोरूम का रेंट, उसका बिजली का बिल, उस पे कंप्यूटर रखा है, कलेक्शन चार्जेस, ईटीसी। क्वेश्चन सीधा सीधा आपको जो एक्सपेंसेस देगा ना, उसमें हल्का सा कलर छोड़ देगा कि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं भाई, 90 to 95% एक्सपेंसेस ऐसे होने वाले हैं जो आपको पहले से पता होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो आपको पहले से नहीं पता है, वो मैं आपको याद करवा। 2 4 5 10 एक्सपेंस होंगे, ज्यादा नहीं, घबराने का नहीं। ये सब को ऐड करने के बाद जो आपके हाथ में फिगर आएगी, उसे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट बोल देते हैं। बहुत बढ़िया। नंबर 6, अब जो हमारे हाथ में आएगी उसे क्या बोलेंगे अपन, कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट। और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स या टोटल कॉस्ट जो भी आई है हमारी, इसके बाद जो आपके सामने आने वाला है नंबर 7, इसके बाद सीधा नंबर 7, प्रॉफिट एंड लॉस। और नंबर 8 क्या होगा, सेल्स। आप प्रैक्टिकली सोचो, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है 10,900, माल आपने बेचा है 12,000 में, तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादातर जनरली कैसे निकलेगा आपका, बैलेंसिंग फिगर होगा। कई बार क्वेश्चन में प्रॉफिट, क्वेश्चन में प्रॉफिट ना के बराबर नहीं दिया होगा, चलो मान लो प्रॉफिट देंगे ही नहीं, सेल्स की फिगर दे देंगे आप, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट, सेल्स और सेल्स दोनों का जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट आएगा। या फिर आपको बोलेंगे भैया टोटल कॉस्ट का 20% हम लोग क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट का 20% जो है हम इसको प्रॉफिट का हिस्सा बनाते हैं, तो जो टोटल कॉस्ट है उसमें 20% जोड़ेंगे तो 20% निकालेंगे, उसका प्रॉफिट लिखेंगे, उसको जोड़ेंगे तो सेल्स आपके सामने आ जाएगी। यानी कि 6 7 8 कुछ है ही नहीं, तो सीधा सीधा क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, आप चाहो तो लिख लो, मैं एक बार इसको भी आपको फुल स्क्रीन पे दे देता हूं, ताकि फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से, ताकि फिर मैं आपको एक बार इसको फाइनल टच दूंगा, खत्म करूंगा और फिर हम चलेंगे, फिर हम एक ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक नहीं यार छुट्टी कर देंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि भैया क्वेश्चन आज नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन कल ही करेंगे। आप इसको पॉज करके लिख लिया करो ताकि मेरा और आपका किसी का टाइम वेस्ट ना हो। चलो मैं आ रहा हूं वापस, अब बड़े ध्यान से सुन लो।
ऊपर से आ रहे वापस, पूरा ऊपर से आ रहे, पूरी शीट को ऊपर से ला रहे। ये फॉर्मेट है, ज्यादा टफ नहीं था। अब ध्यान से सुन लो, आपको मटेरियल, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, जिसे हमें सबसे पहले लेना है। WIP वर्क इन प्रोग्रेस, काम प्रोग्रेस में कहां होता है? फैक्ट्री, तो उसे फैक्ट्री कॉस्ट में लेना है। और जब सारा माल कंप्लीट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी अपनी, उसके बाद फिनिश गुड्स को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि वो फैक्ट्री से निकल चुका है और वो गोदाम में कहीं पड़ा है, तो वहां पे लेते हैं। ठीक है, देखो जरा, सबसे पहला काम ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ध्यान रखे रहे, इससे परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस को यहां पर इनमें जोड़ दिया जाएगा। अगर 1000 का मटेरियल है और 50 रुपए रिक्शा वाले ने लिया, तो रिक्शा वाले को हम क्या बोले भाई, हम क्या बोलेंगे, माल हमें 1050 का पड़ा। लेकिन अगर वो किसी डब्बे में आया तो डब्बा हमने 20 रुपए में बेच दिया, तो हम क्या बोलेंगे, माल हमको 1020 का पड़ा, क्योंकि 1050 रिक्शा समेत था, लेकिन 30 रुपए का ये वेस्ट बिक गया, तो 1020 का में माल पड़ा। बात समझ में आ रही है? क्लोजिंग स्टॉक होगा तो माइनस करेंगे, जो हाथ में आएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया गया, और ये इस्तेमाल किया गया, इसके अंदर डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ेंगे। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा डायरेक्ट एक्सपेंस लेबर। ठीक है, तो अच्छा, ये डायरेक्ट लेबर की जगह प्रोडक्टिव लेबर भी यूज कर सकते हैं। प्रोडक्टिव लेबर एंड अनप्रोडक्टिव लेबर, तो प्रोडक्टिव लेबर यहां आ जाएगा, अनप्रोडक्टिव लेबर कहां यूज होती है? फैक्ट्री में यूज होती है। अगर क्वेश्चन में प्रोडक्टिव लेबर लिखा है, तो इसका मतलब डायरेक्ट लेबर लिख रहा है, विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ऐसी लेबर। बात समझ में? पगला मत जाना, डायरेक्ट लेबर तो दिया नहीं है, तो प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव क्या करें? ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस दे दिया तो डायरेक्ट मान लो। ये सबको जोड़ने के बाद आपके पास आएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आपका सही है, इसका मतलब अब आप सही जाओगे, गलत नहीं जाओगे। इसमें करेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री से संबंधित जितने खर्चे होंगे। यहां पर ध्यान रहे, स्क्रैप को लेस कर देना है। स्क्रैप मैंने बताया, यहां पर आपको बताया था कि स्क्रैप और वेस्ट में क्या फर्क होता है। वेस्ट बिना प्रोसेस किया हुआ जो कंटेनर जिसमें माल आया है, और स्क्रैप आफ्टर प्रोसेस किया हुआ, उसको लेस कर देंगे, तो जो हमारे पास आएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें WIP के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का एडजस्टमेंट करेंगे, ओपनिंग को ऐड करेंगे, क्लोजिंग को लेस किया जाएगा हर बार, तो ये फिगर जो है नेट फैक्ट्री कॉस्ट होगी। ध्यान रहे, इसे वर्क्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो कुछ बुक्स में, कुछ एग्जांपल में वर्क्स कॉस्ट हो तो पगला मत जाना ये क्या है ना। एक चीज, दूसरी बात, WIP का अगर डिटेल्स नहीं दिया है, तो ये जो 2 नंबर की ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है ना, तो इसे डायरेक्ट आप फैक्ट्री कॉस्ट बोल सकते हो या वर्क्स कॉस्ट, उसमें ग्रॉस और नेट वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं होगी। इसमें ऐड करेंगे हम ऑफिस एडमिन एक्सपेंसेस, तो हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर हम क्या करने वाले हैं भैया, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। माल को बेचने, बिके हुए माल की लागत या बेचे हुए माल को बेचने की लागत कितनी आई है, 11,500 यूनिट, ये अपन ने एग्जांपल लिया था। इसके बाद हमने क्या करना है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड कर देना है, तो हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी या कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर प्रॉफिट ऐड किया, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया तो सेल्स दिया होगा, सेल्स दिया होगा तो बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। अगर सेल्स भी नहीं दिया, प्रॉफिट भी नहीं दिया, टोटल कॉस्ट तक हम पहुंच गए, या तो क्वेश्चन वही खत्म होगा, या फिर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट निकालने का तरीका दिया होगा कि टोटल कॉस्ट का 25% आपका प्रॉफिट है, निकाल देना, प्रॉफिट निकलेगा, जोड़ देना, ऐड करेंगे, सेल्स आ जाएगी। बात अगर समझ में आती है बॉस, तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट हो गया है। उफ, 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 क्या ये टफ था? बताओ जरा। नहीं माना? बहुत आराम से मैं लेकर चला हूं। जब क्वेश्चन करेंगे, शीट देखेंगे, तो हम कंफ्यूज ना हो। ये सीक्वेंस हमें तैयार करना है। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क ये है बेटा कि एक ये शीट पहले आपने बना लिया, इसके बाद एक नए कागज पे देख कर बनाओ, और तीसरी बार, एक बार अभी बन गया, दूसरी बार देख कर बनाओ, तीसरी बार कोशिश करो कि दिमाग का इस्तेमाल करो और बिना देखे बनाओ। ये शीट का फॉर्मेट आपको पकड़ में आ गया तो सारे क्वेश्चन इसी से में खत्म हो जाने वाले। बात समझ में आती है अगर तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बात समझ में आती है अगर तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय बाय गाइस, आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। अच्छा लग रहा है वापस आकर, बहुत अच्छा लग रहा है।
और अब देखो अपन वैसे ही बिल्कुल वैसे ही आग लगाएंगे जैसे हम पहले लगाया करते थे। तो अब कल के सेशन से हम क्या करेंगे या नेक्स्ट सेशन से हम क्या करेंगे, कॉस्ट शीट के कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, बाय 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 बाय।